हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारा सा चैनल फिनिक्स क्लासेस। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट टर्न पर ग्राफ्स की एनालिसिस के कई क्वेश्चन कर लिए थे। टाइम बहुत हो रहा था, लेक्चर बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे। लेकिन अभी मैं ट्राई करूँगा कि और नेक्स्ट लेक्चर्स में जब ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है तो हम और भी क्वेश्चंस ग्राफ के अच्छे करते हैं। तो एक लेक्चर हम ग्राफ के क्वेश्चंस का, न्यूमेरिकल्स का और लेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं ताकि सिलेबस हम लोग का ज़्यादा डिले ना हो। ठीक है, तो इसलिए आज हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन की ग्राफिकल प्रूविंग करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन की ग्राफिकल प्रूविंग करने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी रहती हैं, एग्जाम्स में भी आती हैं और आपको आने भी चाहिए कि आखिर इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन सी होती हैं ये देख लेते हैं, इसके बाद फिर उनकी प्रूविंग करते हैं, है ना। तो हम जानते हैं हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कब करते हैं और कब नहीं करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि जैसे आपको कोई मोशन है जो अनएक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा मोशन है, अनएक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि उस मोशन में एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसमें आप नॉर्मल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लेते हैं और आपके जो क्वेश्चन है वो नॉर्मली क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में है, लेकिन इसमें भी आपको याद रखना है कि एक्सेलरेशन शुड बी यूनिफॉर्म। क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके बच्चों, ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन अगर 1 है तो 1 बना रहे, 2 है तो 2 बना रहे, 3 है तो 3 बना रहे, 5 है तो 5 बना रहे। यानी कि जो ऑब्जेक्ट हो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर मूव कर रहा हो तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारी 3 होती हैं। तो ऑर्डर से सीरियल वाइज आपको याद करना है। तो पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और जो तीसरी इक्वेशन है दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दिस इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इक्वेशन तो याद करनी है, साथ में उनका ऑर्डर भी आपको याद करना है, बिकॉज ये अपने ऑर्डर के नेम से जानी जाती हैं। पहली वाली को बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरी वाली को बोलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और थर्ड वाली को बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इनका ऑर्डर भी आपको याद होना चाहिए। अब देख लेते हैं इसमें कि कौन सी चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर जो u होता है, u इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। क्या, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जब आपका क्वेश्चन या फिर मोशन स्टार्ट कर रहा होता है तो उस समय की वेलोसिटी को हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई, और अगर ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है तो फिर वो जो भी होगा वो हो जाएगा। तो उसको रिप्रेजेंट u से करेंगे, सिंबल जो है। ठीक है, जो v रिप्रेजेंट होता है दैट इज फॉर फाइनल वेलोसिटी। किसके लिए यूज़ करते हैं हम इसको, फाइनल वेलोसिटी के लिए। यानी कि ऑब्जेक्ट का जब मोशन स्टार्ट हुआ, इसके बाद जहाँ पे भी आपका क्वेश्चन फिनिश हो रहा है या जहाँ तक कि आप बात कर रहे हैं, तो उस समय जो जिस भी टाइम तक की आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो वेलोसिटी होगी उसकी बाद में दैट इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी, यानी कि v। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके बच्चा लोग, ठीक है। थर्ड चीज़ जो आती है वो आती है t। तो t का मतलब होता है टाइम। तो टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, t का यूज़ करते हैं, ये सब लोग जानते हैं। और अगला आता है s। तो s इज़ फॉर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। किसके लिए है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो किसी भी क्वेश्चन में s से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो इन इक्वेशन में s की जगह पे आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को सब्स्टिट्यूट करेंगे
इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इनका कैसे यूज़ करते हैं, इनके न्यूमेरिकल कैसे करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन आखिर आई कहाँ से हैं, इनकी प्रूविंग क्या है। एक बार इनकी प्रूविंग कर लेते हैं, आज के लेक्चर में इनकी प्रूविंग ही करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स की ओर मूव ऑन करेंगे, बिकॉज अब इसके बाद कुछ रह नहीं जाता है। इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़ लेंगे, इसके बाद सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स ही रहते हैं, तो 2-3 लेक्चर लगातार न्यूमेरिकल के करेंगे ताकि आपका मोशन एकदम क्लियर हो जाए अच्छे से, ठीक है। और एक बार जब वो हो जाएगा इसके बाद अपना मोशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इसकी प्रूविंग करते हैं, तो फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रूविंग करेंगे, फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रूविंग करेंगे और इसके बाद फिर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रूविंग करेंगे। तो देखिए आप सभी लोगों को सामने एक ग्राफ दिख रहा है और ये कैसा ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और किसका ग्राफ है, एक सिचुएशन क्या है इस क्वेश्चन में उसको मैं बता देता हूं, तो आप एक बार समझ जाएंगे कि आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो ये है कि लेट एनी ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u with uniform acceleration a and attains a speed of या velocity of v in t seconds। आई बात समझ में, क्या हो रहा है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जो u वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करता है, यानी कि स्टार्टिंग में उसकी जो वेलोसिटी है वो u है, ठीक है। इसके बाद वो a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, a एक्सेलरेशन है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट यूनिफॉर्मली a एक्सेलरेशन से मूव करता है t सेकंड तक। तो जब वो t सेकंड तक मूव करेगा, एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और जब वेलोसिटी इंक्रीज होते होते t सेकंड बाद मान लेते हैं कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, v हो जाती है। तो सबसे पहले इसका बनाते हैं vt ग्राफ। vt ग्राफ बनाएंगे तो क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और वीटी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसका ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ आएगा। अब तो ये जो ग्राफ हो गया हमारा, तो देखिए यहाँ पर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u, ठीक है। एट t इज इक्वल टू t सेकेंड, यानी t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी कुछ क्या हो जाती है, यहाँ पर v पर ये v वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन जो होगा यहाँ से यहाँ तक a हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन अब हम निकालेंगे और वहीं से हमारी वेलोसिटी निकल आएगी, ठीक है। तो अगर हम इस ग्राफ को माने उस ऑब्जेक्ट का, तो अब इसमें यहाँ पर अगर हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन फ्रॉम a टू b। तो एक्सेलरेशन फ्रॉम a टू b की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, vt ग्राफ का स्लोप, तो दैट विल स्लोप ऑफ VT ग्राफ। क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ VT ग्राफ। तो इस VT ग्राफ का मतलब, स्लोप ऑफ VT ग्राफ का मतलब AB का मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ AB हो जाएगा, क्योंकि हमें A से लेके B तक का एक्सेलरेशन क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो जब A से B तक का एक्सेलरेशन जो होगा वो स्लोप ऑफ AB हो जाएगा, तो AB का स्लोप क्या हो जाएगा, तो A से B तक का कैलकुलेट करना है। तो मैंने कहा था आप जहाँ से जहाँ तक का कैलकुलेट करना है तो ऊपर वाले से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए और नीचे के स्टार्टिंग पॉइंट से हमेशा क्या ड्रॉ करिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए। तो अब आपका ये एक ट्रायंगल बन के आ जाता है और इस ट्रायंगल से आप स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको बताया था स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC अपॉन AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC हो जाएगा। तो अगर आप BC को कैलकुलेट करें तो BC कितना होगा, तो एक बात बताइए, ये जो डिस्टेंस है, अब अच्छे से देखिएगा डिस्टेंसेस को, ये जो हाइट है ये कितनी है, U है, और ये जो पूरी हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये पूरी V हाइट है, तो ये पूरी हाइट हो गई V। अच्छा, ये U है तो ये भी क्या हो जाएगी, इतनी, ये भी U हो जाएगी। तो ये बताओ ये वाला जो गैप है ये कितना हो जाएगा, ये पूरा V, ये U, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V माइनस U हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, पूरी V है, इतनी U है, तो ये कितना हो गया, V माइनस U हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ T है, तो यानी कि ये जो लेंथ होगी ये भी क्या हो जाएगी,
टी हो जाएगी, तो यानी कि यहाँ से जो हमारा स्लोप कैलकुलेट हो जाएगा तो BC हमारी आ जाएगी V माइनस यू और AC आ जाएगी T। तो ये हो गया हमारा स्लोप। VT ग्राफ के स्लोप को एक्सेलरेशन कहते हैं, तो A इज इक्वल टू आ गया V माइनस यू अपॉन T। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो AT इज इक्वल टू आ गया V माइनस यू, तो U इधर कर देते हैं, AT इधर कर देते हैं, तो u इधर ले आते हैं, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा u प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो क्या हो जाती है, कैलकुलेट हो जाती है और डेराइव हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ नहीं करना था, बस आपने एक ग्राफ, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो स्टेटमेंट है इसे आपको पूरी तरीके से अच्छे से लर्न करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? ठीक है, तो इस तरह से बेटा हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो आपने देखा होगा जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो तो थी वी यू ए और टी में रिलेशन था, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो मैंने यहाँ पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाती है, कैलकुलेट हो जाती है। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी होती है वो क्या होती है, अभी मैंने लिखी थी थोड़ी देर पहले, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया गया है। क्या कैलकुलेट किया गया है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया गया है। यानी इस ग्राफ से अगर हमको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो वीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एक काम करिए, यहाँ पर एरिया अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा और वहीं से हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। तो अब फटाफट करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आइए देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वीटी ग्राफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वीटी ग्राफ, तो या सॉरी गलत मैंने लिख दिया, स्टेटमेंट ऐसे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। तो इस एरिया ग्राफ के एरिया की मैं बात करूं तो ये पूरा ग्राफ कहां से कहां तक है, यानी कि ये पूरा जो सेक्शन है, ये ग्राफ हो गया पूरा। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था एरिया कैसे, एरिया कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं, किस रीजन का करते हैं, ये सब लास्ट लेक्चर्स में बता रखा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो ऐड है, वहाँ पर जाइए, लास्ट लेक्चर देखिए, फिर आपको प्रॉपरली प्रूविंग समझ में आएगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये पूरा जो बन रहा है, यानी कि अगर इसे मैं ओ ले लेता हूँ, ओरिजिन है ओ ए बी सी ई, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ ओ ए बी सी ई और वापस ओ। तो ये पूरे फिगर का जो एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लें तो डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। ठीक है, तो अब इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगर आप इस पूरे फिगर को देखो तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक ऊपर बन रहा है ट्रायंगल ए बी सी, ये राइट एंगल वाला जो ट्रायंगल है ये एक ए बी सी ट्रायंगल हो गया, और दूसरा हमारा बन रहा है एक रेक्टेंगल ए ओ ई सी या ए सी ई ओ, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों फिगर्स का अगर हम एरिया निकाल के ऐड कर देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो आइए फटाफट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी ई, ओ ए सी ई, तो दोनों का एरिया, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया एस, तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस हो जाएगा ए सी और हाइट हो जाएगी कितनी, बी सी, तो ए सी इंटू बी सी प्लस एरिया ऑफ ओ ए सी ई, तो ओ ए सी ई क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो किन्हीं भी दो साइड्स का प्रोडक्ट कर दीजिए, तो हम बोल सकते हैं इसको ओ ए ये साइड इंटू बेस, कोई भी एक साइड ले तो वो हो जाएगी ओ ई, तो ओ ए इंटू ओ ई। आइए फटाफट इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 1/2 ए सी कितनी हो जाएगी, टी हो जाएगी, तो टी पुट कर दीजिए। ओके, बी सी, तो बी सी हमने कैलकुलेट की थी वी माइनस यू, तो यहाँ पर आ जाएगा वी माइनस यू। ठीक है, प्लस
ओ ए तो ओ ए कितना है, u है, तो ये u हो जाएगा इंटू ओ ई, तो ओ ई कितना है, t है, तो ये आ गया। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा s इज इक्वल टू 1/2 t टाइम्स v माइनस u प्लस u t। आई बात समझ में? तो अगर इसको जरा एक स्टेप और सॉल्व, ठीक है, ओके बच्चों। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारा v है, और अगर आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें जो आपको प्रूव करना है बेटा, तो वो हमें लाना है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि इसमें वेलोसिटी फाइनल वाली नहीं है ना। यहाँ पर u है, a है, s है, t है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं है, यानी कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रूविंग में आपको फाइनल वेलोसिटी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास v है, तो v को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से एलिमिनेट कर देंगे, v को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से एलिमिनेट कर देंगे। तो v इज इक्वल टू होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो बाई वहाँ पर कर लेते हैं, तो बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से बात करें तो हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो सब्स्टिट्यूटिंग क्या करेंगे, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आ जाएगा s इज इक्वल टू 1/2 t, v की जगह आ जाएगा u प्लस ए टी और माइनस u ब्रैकेट क्लोज प्लस यू टी। ठीक है, तो अब ब्रैकेट u से u क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो t और a t मल्टीप्लाई होके a t स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा u t। तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा रीऑर्डर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा u t प्लस 1/2 a इंटू टी का स्क्वायर, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। ठीक है, तो समझ में आया कैसे हुई। हमने क्या किया, हमने इस फिगर का एरिया निकाल लिया, और एरिया कैसे निकाला, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के सम कर दिया। सम करने के बाद सबकी वैल्यूज पुट कर दी साइड्स की। वहाँ पर v आ रहा था, तो क्योंकि सेकंड इक्वेशन में v होता नहीं है, इसलिए हमने v की जगह फर्स्ट इक्वेशन से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, और हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रूविंग पर। ठीक है, तो अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रूविंग करेंगे। तो सबसे पहले थर्ड इक्वेशन को लिख लेते हैं कि आखिर थर्ड इक्वेशन होती क्या है। तो अगर आप थर्ड इक्वेशन को देखें तो वो होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर हाइट की बात होती तो कई बार s की जगह लोग h को भी यूज़ कर लेते हैं, तो मगर बाकी वो रिप्रेजेंटेशन है सिंबॉलिक, आप s यूज़ करें या h यूज़ करें, कुल मिला के ट्रैवल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात होती है इसमें। ठीक है, तो आइए फिर से, तो अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में भी डिस्प्लेसमेंट ही है या डिस्टेंस है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट, तो इस बार फिर से हम इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट को ही कैलकुलेट करेंगे और हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। तो आप बोलेंगे कि सर लास्ट वाले में भी आपने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया था, इसी ग्राफ से कैलकुलेट किया था, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आई थी। तो इसी ग्राफ से दोबारा डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आ जाएगी। तो बेटा देखिए, पहले हमने जो एरिया कैलकुलेट किया था वो हमने दोनों फिगर्स का एरिया ऐड करके कैलकुलेट किया था, लेकिन अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो ये एक ट्रेपेजियम है। क्या है, ट्रेपेजियम है, जिसमें से OA और EB जो साइड्स हैं ये पैरेलल हैं, और AB एंड OE साइड जो है वो नॉन पैरेलल है। तो एक ऐसा फिगर जिसकी सिर्फ एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो, ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं। तो अब इस बार भी आप एरिया ही कैलकुलेट करिए, डिस्प्लेसमेंट ही कैलकुलेट करिए, लेकिन इस बार जो फॉर्मूला लगाएंगे वो आप ट्रायंगल्स का एरिया ना सम करके आप सीधे सीधे ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए, और आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। तो आइए करते हैं। तो एरिया ऑफ VT ग्राफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फिर से यहाँ से आ जाएगा एरिया ऑफ OA BC EO, और ये क्या है, ट्रेपेजियम। ये क्या है, एक ट्रेपेजियम, यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABCE। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABCE जिसकी पैरेलल साइड्स कौन सी हैं,
सॉरी ये और ये जो हो गई ये हमारी कैसी हो गई, पैरेलल साइड्स हो गई। और इनके बीच की डिस्टेंस की बात करें, क्योंकि अच्छा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपेजियम के, तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड हो गई, एक हो गई OA, तो OA प्लस दूसरी पैरेलल साइड हो गई EB, तो OA और EB आपस में पैरेलल है तो इनको सम कर दीजिए, तो OA प्लस EB इनटू इनके बीच का गैप, तो गैप का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यानी गैप कितना है, चाहे आप OE ले लीजिए चाहे आप AC ले लीजिए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि दोनों गैप पैरेलल लाइंस के बीच का गैप कभी चेंज होता नहीं है। तो आप इसको ले लें चाहे इसको ले लें, तो दैट विल बी AC मान लीजिए, लिख लिया। अब कुछ नहीं, बस आप डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू S हो जाएगा, तो S इज इक्वल टू 1/2। अब आप वैल्यूज पुट करना शुरू करिए सारी साइड्स की और आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो OA कितनी हो जाएगी, U हो जाएगी। EB की बात करूं, EB हो जाएगी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कितनी है V है ना, ये V है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, V इंटू AC का मतलब ये जो गैप है ये कितना है, T है। लेकिन अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो हमें यहाँ पर हमारा ये स्टेटमेंट आ रहा है इतना, ठीक है, लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप गौर से देखें तो इसकी खासियत ये है कि इसमें टाइम नहीं होता है। क्या नहीं होता है, टाइम नहीं होता। ये ऐसे क्वेश्चंस में यूज़ होती है जहाँ पर टाइम ना गिवन हो। तो अगर आप देखें तो इसमें टाइम नहीं है और हमारे पास टी का टर्म आ रहा है, तो इस बार क्या करेंगे, जैसे पिछली बार हमको वेलोसिटी हटानी थी तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से वेलोसिटी को एलिमिनेट कर दिया था, इस बार हमको टाइम हटाना है, तो अब की बार आप क्या करिए, फर्स्ट इक्वेशन से टाइम निकाल के एलिमिनेट कर दीजिए। तो ये बताइए फर्स्ट इक्वेशन में क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है U प्लस AT, तो यहाँ से अगर आप T निकालें तो हो जाएगा V माइनस U अपॉन A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। और इस T को आप क्या करिए, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या करिए, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो आइए फटाफट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग, मेरे पास बोर्ड में जगह कम है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एलिमिनेटिंग T, तो क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू 1/2 U प्लस V इंटू T की वैल्यू हो जाएगी V माइनस U अपॉन A हो जाएगी। अब देखिए A प्लस B, A माइनस B, V प्लस U इसको समझ लीजिए, तो ये V माइनस U हो जाएगा। तो यहाँ पर A प्लस B, A माइनस B की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो S इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन A, है ना। अब आप S को अपॉन 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए क्या आएगा, पहले एक बार कॉपी कर लेते हैं, तो S इक्वल टू आ जाएगा 1/2A V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो अब यहाँ से मैंने कॉपी किया है यहाँ से, ठीक है। तो अब आ जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2AS इस साइड हो जाएगा, यह आ जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर भी इधर भेज दीजिए, तो V स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा U स्क्वायर प्लस 2AS, जिसे हम क्या कहते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो क्या हो जाती हैं, प्रूव हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, प्रूव हो जाती हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रूविंग इस तरह से होती है और आई होप आप सभी को प्रॉपरली समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो तीनों तरीके, तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रूविंग, तो चलिए इस बार ऑब्जेक्टिव पेपर है तो शायद प्रूविंग नहीं आएगी, तो आप प्रूविंग ना भी याद हो, लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बहुत ज़रूरी है। बाकी जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या करिए, जिसको अच्छे से पढ़ना है तो आप ग्राफ की प्रूविंग ज़रूर समझिए, अच्छे समझिए, इसलिए पूरा लेक्चर देखिए। और देखो, वीडियो को स्किप करके मत देखा करो यार, पूरा वीडियो देखा करो, तभी लेक्चर समझ में आएंगे। अगर आप थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में देखेंगे तो ये साइंस है, ऐसे समझ में नहीं आने। मैथ तो एक बार आ सकती है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आपने वो पार्ट देख लिया, इट्स ओके, लेकिन फिजिक्स जो है वो पूरी इंटर रिलेटेड है। तो अगर आपने कोई भी एक स्टेटमेंट कहीं पे छोड़ दिया तो बस वहीं से आपका सब पूरा सत्यानाश हो जाना है। तो इसलिए पूरा वीडियो कंप्लीटली देखा करिए और शेयर भी किया करिए, शेयर कम करते हैं आप लोग आजकल, ठीक है। तो इस तरह से हमारी तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं बेटा प्रूफ हो जाती हैं, ठीक है। अब ओके बच्चों, तो अभी
थोड़ा सा अभी टाइम है हमारे पास, 10 मिनट का लेक्चर अभी हम लोग और कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ ग्राफ्स की प्रैक्टिस और कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस उतनी हो नहीं पाई थी जितनी ग्राफ के लिए रिक्वायरमेंट है। तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। तो जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो इसमें 2 ग्राफ दिए गए हैं और वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ मोशंस ऑफ द पार्टिकल्स फॉर विच द वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स आर गिवन। तो इसमें क्या किया गया, 2 ऑब्जेक्ट्स के वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिए गए हैं, 2 अलग अलग, और इससे आपको ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज करना है कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, कब रुका है, कब चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हमको पता करनी है। तो आइए फटाफट एनालाइज करते हैं। तो ये पहला ग्राफ है वीटी ग्राफ। क्या है, वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब फटाफट करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया v इंटू टी एरिया, यानी कि क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, यानी कि अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है तो डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। वीटी ग्राफ यानी कि स्लोप हो गया v अपॉन टी, स्लोप क्या हो जाएगा v अपॉन टी, जो कि होता है एक्सेलरेशन, यानी कि अगर आपने स्लोप कैलकुलेट किया तो एक्सेलरेशन निकल आएगा। अच्छा, अगर आप इसको पहले सबसे पहले वीटी ग्राफ है तो वेरियस टाइम्स पे आपको क्या पता चल सकती है, इससे वेलोसिटी पता चल सकती है। तो एट टी इज इक्वल टू ये t1 हो गया, मान लो T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया, ये कुछ T5 हो गया, जनरली कुछ भी ले सकते हैं, T6 ले लिया, जहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो T1 पे आप देखिए वेलोसिटी इतनी है, T2 टाइम पे वेलोसिटी इतनी हो गई, T3 टाइम पे वेलोसिटी इतनी हो गई, T4 टाइम पे वेलोसिटी इतनी हो गई। तो आप देखें तो लगातार इसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लगातार कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो पहली इन्फॉर्मेशन हमको ये मिल गई। दूसरा इन्फॉर्मेशन हमको क्या मिलेगा, देखिए ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। कैसा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, स्लोप जो होता है वो कांस्टेंट होता है। कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। स्लोप जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो जब कांस्टेंट स्लोप है और ये ऐसी लाइन है, मैंने बताया 2 टाइप की लाइंस होती हैं, एक ऐसी और एक ऐसी। तो ऐसी मतलब पॉजिटिव स्लोप, ऐसी मतलब नेगेटिव स्लोप। तो ये ऐसी है यानी कि नेगेटिव स्लोप की है, यानी और इसके स्लोप से क्या रिप्रेजेंट होगा, एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट होगा, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, लेकिन जो भी एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी जो बॉडी है वो क्या कर रही है, रिटार्डेशन कर रही है, रिटार्ड कर रही है। ठीक है, तो यानी कि इस मोशन में ऑब्जेक्ट जो है वो लगातार डिक्रीज होती हुई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और एक टाइम में अगर ये आगे बढ़ती है तो इस तरह से यहाँ पर आके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर आपको इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो आप जहाँ से जहाँ तक का, मान लो कि T2 से लेके T3 तक का, तो आपने T2 और T3 को ज्वाइन किया। अब यहाँ से मैंने कहा था नीचे वाले पॉइंट से हॉरिजॉन्टल, ऊंचे वाले पॉइंट से वर्टिकल, तो जो भी ट्रायंगल बने उसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देंगे तो आपका स्लोप निकल आएगा, और स्लोप से इसमें एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट होगा तो एक्सेलरेशन निकल आएगा। ठीक है, कहीं से कहीं तक में आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वीटी ग्राफ का एरिया। तो जहाँ से जहाँ तक, T2 से T3 तक, T4 से या शुरू से आखिरी तक, तो आप पूरा उतने रीजन का आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपका उस टाइम से लेके उस टाइम तक का क्या निकल आएगा, डिस्टेंस निकल आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आइए दूसरे वाले ग्राफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब ये फिर से हमको एक वीटी ग्राफ दिया है, काफ़ी डिजाइनर टाइप का ग्राफ है, हॉचपॉच टाइप का है ना, जिगजैग मोशन टाइप में कुछ लग रहा है, लेकिन आइए देखते हैं कैसा है, समझ में आएगा भी। तो ठीक है, तो ये फिर से वीटी ग्राफ है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, यहाँ पे आके मैक्सिमम हो गई। यहाँ से यहाँ तक की बात करें, नेगेटिव स्लोप यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी अब क्या हो रही है, लगातार डिक्रीज हो रही है, यहाँ तक आके डिक्रीज हुई। अब यहाँ से फिर से ग्राफ चेंज हो गया, इसका मतलब फिर से स्लोप चेंज हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का स्लोप ऐसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक का स्लोप निकालना है तो आप यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल, ये तो इसका परपेंडिकुलर पॉइंट बेस करेंगे। अब यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट में फिर से पॉजिटिव स्लोप है, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, लेकिन कांस्टेंट होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ठीक है, अगर बाकी इसकी वेलोसिटी यहाँ से बढ़ के यहाँ हो जाती है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ होगी, मान लीजिए v1 हो गई, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, v2, तो वेलोसिटी v1 से v2 हो गई। यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन निकालना, आप स्लोप निकाल लीजिए, तो ऊपर वाले पॉइंट से वर्टिकल लाइन, नीचे वाले पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। उसी ट्रायंगल का आपको स्लोप कैलकुलेट करना होता है। तो इस ट्रायंगल का स्लोप कैलकुलेट कर लीजिए। स्लोप मैंने बताया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हाइट
अपॉन ये हाइट कर लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का आपको जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा अगर वैल्यूज दी गई होती हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो एक बार फिर से नेगेटिव स्लोप हो गया, यानी कि एक्सेलरेशन कैसा हो गया है, निगेटिव हो गया, यानी कि ब्रेक फिर से लगाई जा रही है क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लगातार वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज होती चली जा रही है क्योंकि ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रही है वाई एक्सिस को, वीटी ग्राफ है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का निकालना, फिर से भाई ऊंचे वाले पॉइंट से वर्टिकल लाइन, नीचे वाले पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन, तो फिर से ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। इस ट्रायंगल का स्लोप तो ये हाइट अपॉन ये हाइट, तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। तो इसमें इस वाले मोशन में ऑब्जेक्ट लगातार कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रिटार्ड कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इसमें यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन है, फिर यहाँ से यहाँ तक रिटार्डेशन है, यहाँ से यहाँ तक फिर एक्सेलरेशन है, यहाँ से यहाँ तक फिर रिटार्डेशन है। कहने का मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। मैंने कहा था रिटार्डेशन कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, फिजिक्स का टर्म नहीं है। जो फिजिक्स का टर्म है वो एक्सेलरेशन ही है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। जब बढ़ रहा होगा एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव माना जाएगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी तो एक्सेलरेशन को निगेटिव माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, और जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसीलिए एक जब स्पीड इंक्रीज होती है तो उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन मानते हैं, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन मानते हैं, यानी ब्रेक्स आर बीइंग अप्लाइड। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव एक्सेलरेशन, यहाँ से यहाँ तक फिर पॉजिटिव, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर नेगेटिव, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, यहाँ से यहाँ तक फिर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी फिर से क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ का क्वेश्चन हो जाता है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये भी एक वीटी ग्राफ दिया गया है। यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट बी तक जाता है, बी के बाद फिर यहाँ पे डी से ई तक जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो यानी कि टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 10 है, फिर लगातार वेलोसिटी 10 की 10 बनी हुई, और बी तक वेलोसिटी कितनी है, 10 ही है सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन बी के बाद एकदम बी पे कितना टाइम हो रहा है, 7 सेकेंड हो गए हैं। ठीक है, और 7 सेकेंड के बाद एकदम से वेलोसिटी क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। क्या हो जाती है, -10 हो जाती है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे जा रहा था, फिर उसी स्पीड से एकदम से वापस आना शुरू कर देता है। क्या कर देता है, वापस आना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी +10 और यहाँ पे वेलोसिटी -10 है। ठीक है, तो बी के बाद ग्राफ यहाँ गिर गया सीधे सीधे, यानी कि वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर दी, 10 से क्या कर दी, -10 कर दी। तो ऑब्जेक्ट जैसे जा रहा था वैसे आने लगा। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट फिर से -10 की वेलोसिटी से जा रहा है, और ई पे आके क्या हो जाता है, वो -10। इसके बाद ग्राफ नहीं दिया तो हमें इससे मतलब नहीं कि आगे वो क्या करता है। ठीक है, तो अगर ए से बी तक की बात करें तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब स्लोप 0, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप होता है वो 0 होता है। यहाँ की बात करें तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी -10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगी। फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मैंने बताया था स्लोप 0 होता है, और वीटी ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट होता है। तो अब की बार यहाँ पर भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। वैसे भी नॉर्मली भी समझ में आ रहा है थ्योरेटिकली कि वेलोसिटी 10 की 10 बनी हुई है, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0। यहाँ पे वेलोसिटी -10 से -10 ही बनी हुई है लगातार, इसका मतलब वेलोसिटी में यहाँ भी कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब यहाँ भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। बोला गया है, ये ग्राफ दिया गया है और ये क्वेश्चन है, इसको आराम से वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए। तो क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t = 0 to t = 20 सेकेंड। कहाँ से, t = 0 से लेके t = 20 तक, इस टाइम से इस टाइम तक की बात की है। फॉर विच द स्पीड टाइम ग्राफ एज शॉन, तो हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, और स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया है। तो स्पीड टाइम ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ बोले तो वीटी ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो वीटी ग्राफ में अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आप क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, v × t, एरिया का फॉर्मूला बना। ठीक है, तो v × t यानी कि आपको यहाँ से यहाँ तक में खाली एरिया निकाल लेना है, तो आपका क्या निकल आएगा, डिस्टेंस निकल आएगा। कहाँ से कहाँ तक, तो बस उतना ही, तो 0 से लेकर 20 तक। तो 0 से लेकर 20 तक ग्राफ से परपेंडिकुलर लाइन देख लीजिए, तो कौन सा ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो इस ट्रायंगल का आप एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका क्या निकल आएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हो गया 20, हाइट ये भी 20 है, 0, तो ये पूरी हाइट कितनी हो गई, ये 20, 2 × 10 = 20, तो ये हो गया 200 सेंटीमीटर में चल रहा है यूनिट, मीटर पर सेकेंड। तो
कितने में आया डिस्टेंस, किस में ले लेंगे, मीटर में। तो यानी कि जब ऑब्जेक्ट 0 से लेके 20 सेकंड तक मूव करता है तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 200 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अच्छा, हम लोग यहाँ से वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी हो गई, 20 हो गई। लेकिन स्लोप इसका कांस्टेंट है, इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा क्योंकि वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है। पूछा नहीं गया लेकिन आइए फटाफट हम लोग एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, क्योंकि ये एक वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया 20 और बेस भी हो गया 20, तो 20 अपॉन 20 यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि इसमें जो बॉडी है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन हो जाता है। और आई होप मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ग्राफ के करा दिए हैं। ऑनलाइन क्लास में इतना काफ़ी है। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर या कहीं पर भी आप मुझे पूछ सकते हैं। इतने सारे लिंक्स ऐड हैं, इंस्टा है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, आप कहीं पे आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके जवाब क्वेश्चंस का रिप्लाई दूंगा। और यार फॉलो करो थोड़ा सा, इंस्टा वगैरह पे लोग हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे लिंक ऐड हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ जाइए वहाँ पर और वहाँ पर जाकर हमें इंस्टा पर, फेसबुक पर, हर जगह पर फिनिक्स क्लासेस को फॉलो करिए। बिकॉज जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक हमारा मतलब मोटिवेशन कैसे इंक्रीज़ होगा, है ना। तो हमें फॉलो करिए। और ये एक देखो रिवॉल्यूशन है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है, आपका कोई खर्चा नहीं आ रहा, बस आपको एक थोड़ा सा टाइम देना है। आप टाइम देंगे तो मैंने बोला था, मैं गारंटी ले रहा हूं कि मैं आपको सब कुछ यहां से सिखा के जाऊंगा। बस एक बार आप अच्छे से हमसे कनेक्ट होइए, अगर ना समझ में आए फिर आप हमसे बताइए, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा ग्राफ जो है वो पोर्शन पूरा खत्म होता है। अब जो है हम लोग सीधे न्यूमेरिकल्स उठाने वाले हैं, फिजिक्स के मोशन वाले चैप्टर के इक्वेशंस ऑफ मोशन के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, कैसे क्या एनालिसिस करते हैं उनकी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो जरूर आइएगा कल बिल्कुल टाइम पर 8 बजे। जैसा कि डेली हम लोग 8 बजे अपना वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो टाइम से 8 बजे बिल्कुल खाना वाना खा के बैठ जाया करो, 8 बजे से 9 बजे तक प्रॉपरली वीडियो को देखा करो, ठीक है। तो कल मिलते हैं सेम टाइमिंग पे। आज के लिए इतना रखते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।